हेलो दोस्तों, टेक देश दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताएंगे आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड, क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम जो है आरआरबी एनटीपीसी का है और ग्रुप डी का है। तो उससे रिलेटेड हम उसका प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का फिजिक्स क्वेश्चन से। फिजिक्स क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है उसके बारे में, और धीरे धीरे हम आपको हर एक सब्जेक्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और उसके बारे में डिटेल में समझाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें जो है 3 बार अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया था, बट सेम क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, यानी किसका यूनिट है। प्रकाश वर्ष जो है किसका यूनिट है। ऑप्शन है समय, दूरी, वेग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, दूरी का। देखिए लाइट ईयर, दोस्तों लाइट ईयर जो है सेम ही चीज़ है। लाइट ईयर किसकी मापक इकाई है। इंग्लिश में प्रकाश वर्ष को लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक। तो किसकी मापक इकाई है, सेम क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष क्या है, ठीक। तो दूरी का मात्रक है, दूरी का इकाई है, ठीक। तो इसके बारे में हम आपको और डिटेल में बताते हैं, और उससे पहले हम आपको बता देते हैं ये जो है आरआरबी त्रिवेंद्रम में असिस्टेंट ड्राइवर के लिए 2004 में पूछा गया है, आरआरबी त्रिवेंद्रम में। और आरआरबी कोलकाता में ये ईसीआरसी कुछ पोस्ट है, उससे रिलेटेड पूछा गया था 2007 में आरआरबी कोलकाता के एग्ज़ाम के लिए। और ये क्वेश्चन जो है इस टाइप का आरआरबी भुवनेश्वर में एएसएम यानी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के लिए 2009 में पूछा गया था। और ये जो है 2007 में पूछा गया था क्वेश्चन आरआरबी अहमदाबाद के लिए। नहीं, ये क्वेश्चन इसके यहाँ पूछा गया था, और ये जो है आरआरबी अहमदाबाद 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कितना रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसको थोड़ा और बताते हैं डिटेल में। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर प्रकाश वर्ष को ही कहते हैं। ये जो है दूरी का मात्रक है, दूरी का इकाई है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, यानी ये क्वेश्चन हो गया। यह मुख्यतः लंबी दूरी तथा दो नक्षत्रों के बीच की दूरी या अन्य खगोलीय दूरियों को मापने के काम आता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। 15 मीटर होता है। ये इसका डिटेल हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है। कौन समय की इकाई नहीं है। ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, सेकेंड। दोस्तों ये बहुत ही आसान है। समय का इकाई जो है वो डिस्टेंस का इकाई है प्रकाश वर्ष। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे ध्यान दीजिए, यहाँ पे नहीं बोल रहा है, और बाकी सब समय को बताता है, समय का इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरी किसका साल है। नूरी जो है किसका साल है, और ये जो है कब पूछा गया था वो हम बता दे रहे हैं। ये जो है कोलकाता में पूछा गया था, आरआरबी कोलकाता एग्ज़ाम TAASM टीए पोस्ट के लिए, और एएसएम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के लिए 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नूरी किसका साल है। नूरी किसका साल है। ऑप्शन है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी, एक वर्ष में नूर का तय किया गया हुआ फासला, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत फासला, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला वो नूरी कहलाता है। और ये जो है 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। किस एग्ज़ाम में है, TACA GGASM पोस्ट के एग्ज़ाम में पूछा गया है, स्टेशन मास्टर के पोस्ट में पूछा गया है। नूरी साल जो है
नूरी साल यानी प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी यानी प्रकाश वर्ष नूरी साल कहलाती है। यानी एक साल में तय की गई दूरी नूरी साल कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर आपको किलोमीटर में बता देते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना हो जाता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। और मीटर तो हमने अभी आपको बताया है, 10⁻15 होता है, उसी को आप किलोमीटर में बदलेंगे तो ये 10⁻12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये भी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MKS प्रणाली में बल का इकाई क्या है? जूल, न्यूटन, किलोग्राम, न्यूटन मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, न्यूटन। न्यूटन क्योंकि बल यानी फोर्स, बल है तो ये न्यूटन हो जाएगा। MKS प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड होते हैं। यह पद्धति CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, CGS का फुल फॉर्म क्या है? MKS का फुल फॉर्म क्या है? लंबाई यानी मीटर हो गया, किलोग्राम यानी द्रव्यमान और समय यानी सेकंड, तो वो MKS होता है। और CGS क्या होता है? CGS भी एक यूनिट है। CGS क्या होता है? ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। ठीक, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे। पद्धति ये ग्राम पद्धति का ही एक रूप है। MKS पद्धति में बल यानी फोर्स का इकाई न्यूटन है, फोर्स का इकाई न्यूटन है, या फिर इसको हम कह सकते हैं kgms स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये हो गया, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो है 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है असिस्टेंट ड्राइवर RRB त्रिवेंद्रम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम जो है, एंगस्ट्रम किसको अभिव्यक्त करने का इकाई है? ये किसको रिप्रेजेंट करता है एंगस्ट्रम? इसका ऑप्शन है समय, द्रव्यमान, लंबाई, बल यानी फोर्स। तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? लंबाई यानी लेंथ। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। RRB इलाहाबाद में AC, CC और TC के एग्जाम के में पूछा गया है। एंगस्ट्रम का लंबाई मापने की इकाई है, और एक एंगस्ट्रम में कितना होता है यहाँ पे बता देते हैं। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है किसके? 10⁻⁻10 मीटर के। ठीक दोस्तों, ये सब ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल के, 10⁻7 पास्कल, 10⁵ पास्कल, यहाँ पे -5 है और यहाँ पे 5 है, और 10⁴ पास्कल के। ये जो है इसका सही ऑप्शन सही है C, 10⁵ पास्कल। और ये जो है 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, RRB अहमदाबाद ASM पोस्ट के लिए पूछा गया है, असिस्टेंट मास्टर, स्टेशन मास्टर। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, ये जो है 1 पास्कल बराबर कितना होता है? 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसीलिए एक बार बराबर हो जाएगा 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। या फिर और इसको एक बार बराबर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? प्रकाश मिति का, तरंगदैर्घ्य का, ज्योतिफ्लक्स का, कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिफ्लक्स का। और ये जो है आरआरबी अहमदाबाद एएसएम पोस्ट के लिए 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये टोटल क्वेश्चन जो हम फिजिक्स का बता रहे हैं आपको, नेक्स्ट हम आपको अदर सब्जेक्ट का भी बताएंगे, ये टॉपिक वाइज है। अभी देखिए ये जो है ल्यूमेन ज्योति फ्लास्क, ये ल्यूमिनस फ्लास्क बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसका मात्रक है। ल्यूमिनस फ्लास्क का मात्रक ल्यूमेन है। 1 सेकेंड में उत्सर्जित प्रकाशमितीय ऊर्जा को ज्योतिफ्लक्स या प्रकाशमितीय शक्ति कहते हैं। यानी 1 सेकेंड में उत्सर्जित प्रकाशमितीय ऊर्जा को। ठीक, ये आप उसका डेफिनेशन भी आपको ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ऑप्शन है न्यूटन, कैंडेला, लक्स, नेपियर। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा कैंडेला। ज्योति तीव्रता का क्या है? यूनिट इकाई क्या है? कैंडेला। और ये जो है एएसएम एग्जाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है आरआरबी इलाहाबाद के लिए एएसएम पोस्ट पे। ज्योति तीव्रता जो है लुमिनस इंटेंसिटी का मात्रक कैंडेला है। लुमिनस इंटेंसिटी वो ज्योति तीव्रता को क्या बोलते हैं? लुमिनस, NOUS, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या है? कैंडेला है। इसे ल्यूमेन पर स्टेरेडियन भी कहा जाता है। ल्यूमेन पर स्टेरेडियन भी कहा जाता है। यह एक मूल मात्रक है। यह मात्रक श्वेत के खुले मुख के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र की ज्योति तीव्रता का 1/60वां भाग होता है, जबकि स्रोत का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? ऑप्शन ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभा का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। अभी हमने बताया सेम क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता का। और ये जो है कब पूछा गया है? 2004 में पूछा गया एएसएम पोस्ट के लिए आरआरबी अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। श्वानता की एसआई यूनिट क्या है? श्यानता का एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन है पॉइज, पास्कल, पॉइजूली और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा पॉइजूली। ये जो है श्यानता का एसआई यूनिट है। इसका सी ऑप्शन सही होगा। और ये जो है 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है एएसएम पोस्ट के लिए आरआरबी गोरखपुर में, आरआरबी गोरखपुर डिवीजन द्वारा पूछा गया था। धारा रेखीय प्रवाह के लिए किसी द्रव की 2 क्रमागत परतों के बीच कार्य करने वाला बल क्षण बल यानी विस्कस फोर्स कहते हैं। विस्कस फोर्स कहलाता है। यह क्षण बल द्रव के प्रवाह के विपरीत कार्य करता है। क्षणता गुणांक का मात्रक kg/m/s है। इसके एसआई इकाई में पॉइजूली कहा जाता है। एसआई यूनिट जो है इसका पॉइजूली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लंक नियतांक H का विमा समान है। विमा किसके समान है? कोणीय संवेग के, ऊर्जा के, संवेग के, आवृत्ति के। इसका सही आंसर हो जाएगा
कोणीय संवेग क्या, और ये जो है 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है आरआरबी अहमदाबाद सीसी के लिए। ये जो है प्लैंक नियतांक, जैसे आप जानते हैं प्लैंक नियतांक H बराबर E/V होता है, जहाँ पे E जो है फोटोन का ऊर्जा है, ये जो है फोटोन का ऊर्जा है, एनर्जी ऑफ फोटोन, और V जो है फोटोन का आवृत्ति है, फोटोन का आवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऑप्शन है शक्ति का, ऊर्जा का, आवेग का और बल का। किलोवाट घंटा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा का है। ये जो है 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है टीसी एग्जाम के लिए, आरआरबी कोलकाता डिवीजन के लिए। 1 किलोवाट शक्ति द्वारा यदि 1 घंटे तक कार्य किया जाता है तो उसमें खर्च ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा कहलाता है। ठीक, आपको समझ में आया रहेगा। 1 किलोवाट घंटा 1 घंटे में जितना खपत होता है। ठीक, नेक्स्ट है कोणीय वेग की विमा क्या होती है? कोणीय वेग की विमा क्या होती है? ऑप्शन है ML_T-1, ML3T-1, ML_T-1, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ML, M0, M0, L0, T-1। इसका सी ऑप्शन सही होगा। कोणीय संवेग, जैसा आप जानते हैं कोणीय वेग जो होता है, कोणीय वेग को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। कोणीय संवेग बराबर हो जाएगा V/T। यहाँ पे V की विमा यानी V का विमा हो जाएगा LT-1, और ये R हो जाएगा V/R। ठीक, LT-1 और R का विमा हो जाएगा L। ठीक, तो इसीलिए कोणीय वेग जो हो जाएगा LT-1/L, ये हो गया T-1। तो इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं M0, L0, T-1, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरण की इकाई क्या है? त्वरण की इकाई क्या है? इसका ऑप्शन है, उससे पहले मैं बता दूं ये क्वेश्चन जो है 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है सीसी एग्जाम में, आरआरबी अहमदाबाद के लिए, आरआरबी अहमदाबाद जोन में। और ये क्वेश्चन जो है त्वरण की इकाई, ये इसका 4 ऑप्शन है, मीटर पर सेकेंड, मीटर इंटू सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड क्यूब। इसका सही आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो है 2007 एग्जाम में पूछा गया था, टीसी एग्जाम में, आरआरबी कोलकाता में, और 2008 में भी पूछा गया था ये टीए एग्जाम के लिए। ये जो है इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। जिस तरह आप फॉर्मूला जानते हैं त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण बराबर हो जाता है वेग माइनस परिवर्तन अपॉन समय अंतराल, जो समय अंतराल है, टाइम का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, जो टाइम का डिफरेंस है। ठीक, अभी यहाँ पे डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, और डेल्टा T बराबर हो जाएगा सेकेंड। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, फिर से सेकेंड। ठीक,
तो अब यहाँ पे हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर, ये सेकेंड हो गया और ये सेकेंड नीचे आएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका विमा हो जाएगा m0L1T-2, ये इसका विमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोग्राम में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने मिलीमीटर होते हैं? इसका ऑप्शन सी सही होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। और ये जो है आरआरबी चेन्नई में एएसएम एग्ज़ाम के लिए 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये कैसे होगा, एक इसका ट्रिक है, किलोमीटर को यहाँ पे हमने गलत लिखा है, मिलीमीटर होगा, मिलीमीटर होगा यहाँ पे। उसको मिलीमीटर में हम कैसे चेंज करेंगे, एक फॉर्मूला है इसका मसडम ड का, मसडम ड कम, ठीक। ये क्या होता है, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो, मसडम ड कम, डेका हेक्टो किलो मिलियमीटर होता है। तो यहाँ किलोमीटर को हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए किलोमीटर है, ठीक। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे किलोमीटर से हमको मिलीमीटर तक जाना है तो कितना शून्य आ जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना 1 पे। अगर इधर जाते हैं, अगर हमको इधर जाना है किसी चीज़ के लिए, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, और इस साइड अगर चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे। इसको हम ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं बता पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए मिली सेंटी डेसीमीटर, मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर, और ये मीटर हो गया, डेका हेक्टो किलो, डेका मीटर हेक्टोमीटर किलोमीटर मिलियमीटर, ठीक। इतना ये सब है। और जैसे एक शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। एक जैसे अगर हम इसको मीटर में बदलते तो कितना हो जाता, किलोमीटर को अगर मीटर में बदलते हैं तो 1 2 3, यानी 10 से हर एक बार मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 1000 हो जाएगा। तो ये इसका बहुत आसान ट्रिक है, ये आप ध्यान में रख लीजिए। किसी को किसी में बदलना है तो वो इसी के अंदर आएगा, इससे एक्स्ट्रा नहीं आएगा, ठीक। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेम्टोमीटर, 1 फेम्टोमीटर किसके बराबर होता है? 1 फेम्टोमीटर जो होता है किसके बराबर होता है? इसका ऑप्शन है ये 10⁻⁻15 के बराबर होता है। ये जो है आरआरबी सीसी एग्ज़ाम 2007 में पूछा गया है, आरआरबी अहमदाबाद जोन के लिए। एसआई सिस्टम में फेम्टोमीटर जो होता है 10⁻⁻15 को दर्शाता है। इसको 1900, ये जो है इसको कब स्वीकार किया गया था? 1964 ईस्वी में इसको स्वीकार किया गया था। इसमें मीटर लगा देने पर ये फेम्टोमीटर हो जाता है। इसका मान 10⁻⁻15 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? इसको माइक्रो से नोट करते हैं। माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6, 10⁻2, 10⁻4। इसका सही आंसर हो जाएगा 10⁻6। पहले 10⁻, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, 10⁻4 होगा, ठीक। अब 10⁻4 कैसे होगा? अगर हम इसको माइक्रोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो गया? माइक्रोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे, सबसे पहले अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा। मीटर में बदलने के लिए मीटर 10⁻6, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है तो आप तो रट्टा लगा के रखेंगे 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻6, ठीक। लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर बोल रहा है तो ये -6 हो गया। और -6 में अगर हम इसको फिर मीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, सॉरी, इसको डिवाइड होगा। इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा कितना? 100 से। हम जैसे बताए थे
अगर हम सेंटीमीटर है, ये रहा मिली सेंटी, हाँ सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करते हैं, अभी बताए थे, तो इधर अगर हम इधर आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे और इधर जाएंगे तो भागा करेंगे। तो इधर आना है हमको, मल्टीप्लाई करना है, मीटर से हमको सेंटीमीटर में जाना है। ये देखिए मीटर है, मीटर से अगर हम सेंटीमीटर में जाएंगे तो 2 बार 0 आ रहा है 1, यहाँ पे तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, फिर 10 से करेंगे तो 100 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो ये मीटर में चेंज, ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। ठीक, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होगा ये। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 100 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? डी। इसका डी जो है ये सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। और ये जो है आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी मुंबई में एएसएम एग्ज़ाम के लिए। अभी हम इसको कैसे ये ला सकते हैं वो आप देख लो। आपको मालूम है 1 माइक्रोन बराबर कितना? 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक, तो अभी हम अगर इसको यहाँ पे देखिए मिलीमीटर, अगर हम इसको मिलीमीटर में बदलेंगे तो ये मीटर है। मिलीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? ये मीटर कहाँ पे है? मिली सेंटी डेसीमीटर, मीटर है। ठीक, इसको अगर हम बदलेंगे मिलीमीटर में तो हमको क्या करना पड़ेगा? 1 2 3, ठीक, 3 बार, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। वैसे उससे आसान समझ सकते हैं सेंटीमीटर, अभी सेंटीमीटर में हम बदले थे, अब फिर उसको और एक स्टेप पीछे ले जाएंगे तो वो हो जाएगा। 1 मिनट हम दिखाते हैं आपको। हाँ, ये इतना मीटर हो गया। इसको हम अगर मजदम डह कम करके बताया था, मिलीमीटर हो गया, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। तो मीटर को हमको मिलीमीटर में बदलना है, तो ये 1 माइक्रोन बराबर हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। अब -6 मीटर तक पहुंच गए। अब इसको हमको मिलीमीटर में बदलना है, तो इसमें क्या करेंगे? जितना आगे है उतना बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 2 3 यानी 3 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 1000 हो जाता है। तो यहाँ पे इतना को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, जैसा कि हम बताया इधर जाने पे हमें मल्टीप्लाई करना है। 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻3 हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 10⁻, हम इसको ऐसा, अगर 1000 नहीं लिखेंगे तो 10⁻ हम 3 लिख सकते हैं सीधा। तो ये 3 और ये आपको मालूम है ना, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ता है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻⁻6 और 10⁻3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुट जाएगा। तो 10⁻6 +3, तो ये हो जाएगा 10⁻3 हो जाएगा। ठीक, तो 10⁻3 आ गया। अभी हम इसको लिख सकते हैं 1/113, ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस है ऊपर में, और इसको अगर हम नीचे लेंगे तो 10⁻10 हो जाएगा। तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो गया। इसको अगर हम लिखेंगे पॉइंट में तो 0.001 आ जाएगा। तो इसीलिए हमारा ये ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उससे पहले बता दूं ये जो है 17 नंबर का क्वेश्चन, ये कब पूछा गया था? 70 नंबर का, ये आरआरबी अहमदाबाद सीसी एग्ज़ाम 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी अहमदाबाद के लिए, अहमदाबाद जोन में। ठीक, 19 नंबर का क्वेश्चन है, 19 नंबर का क्वेश्चन है, किस तारे के दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है?
मतलब किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है? इसका 4 ऑप्शन है, मैं लिखना भूल गया। इसका 4 ऑप्शन है, कूलम, नॉटिकल मील, प्रकाश वर्ष और एम्पियर्स। किसी तारे के दूरी को नापने के लिए, जैसा कि हम इसमें पहले डिस्कस किए थे, प्रकाश वर्ष से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसमें हम डिस्कस किए थे, तो ये सेम उसी क्वेश्चन में आ जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, ये सही होगा। और ये जो है आरआरबी बेंगलोर एएसएम एग्जाम के लिए 2001 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है आर्किमिडीज, न्यूटन, आइंस्टाइन, डार्विन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, न्यूटन ने किया था गति का नियम। और ये जो है 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है आरआरबी कोलकाता जीजी के लिए। सबसे पहले महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने 1800 कब किया था ये? 1687 ईस्वी में। 1687 ईस्वी में गति से रिलेटेड 3 नियम का प्रतिपादन किया था। पुस्तक प्रिंसिपिया में किया था। इसलिए इस वैज्ञानिक को सम्मानार्थ इस नियमों का न्यूटन के गति नियम कहते हैं। उनके सम्मान के लिए न्यूटन के गति नियम कहते हैं उसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? ऑप्शन है त्वरण, बल, ऊर्जा, एक समान गति। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एक समान गति। और ये जो है आरआरबी पटना में एएसएम पोस्ट के लिए सीजीएल के लिए 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम यह व्यक्त करता है कि किसी बाह्य बल के अभाव में वस्तु की गति या विरामावस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर वस्तु स्थिर है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उसमें बाहर से फोर्स लगाया ना जाए। और एक समान गति को भी व्यक्त करता है। अगर एक बार फोर्स लगा दिए तो वो कंटिन्यू चलता ही रहेगा, उसमें हमेशा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। वही न्यूटन का प्रथम गति नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, नंबर का क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। वह कौन सा है? न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, तृतीय नियम, गैलीलियो का गति का विषयक नियम। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, जैसा कि हमने अभी बताया है 21 नंबर के क्वेश्चन के साथ। और ये जो है आरआरबी चेन्नई में पूछा गया है, कंटिन्यू 2 बार पूछा गया। 2001 में पूछा था और 2002 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों आपको ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टीसी एग्जाम में पूछा गया था ये। और इसका दूसरा क्वेश्चन जो है, मतलब आंसर सेम है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का गति का कौन सा नियम है? ये जो है वही प्रथम नियम है। ये कब पूछा गया था? 2007 में पूछा गया था आरआरबी कोलकाता द्वारा टीसी एग्जाम के लिए। ठीक,
अभी देखिए वैकेंसी आया हुआ है, आप प्रिपरेशन करना चालू कर दीजिए और कंटिन्यू प्रिपेयर करिए, आपको आरआरबी एनटीपीसी जरूर आप क्रैक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम के अनुसार किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। द्वितीय नियम उसका जो है, द्वितीय नियम क्या है उसका? द्वितीय नियम F बराबर ma यानी मास इंटू एक्सीलरेशन। और तीसरा नियम क्या है उसका? तीसरा नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये अगर आप दीवार पे जोर से अगर बॉल फेंकते हैं तो उधर से भी उसी अवस्था में वो रिएक्ट करेगा, यानी वापस बॉल हमारे पास आ जाता है। तो वो तृतीय नियम कहलाता है उसका। तो ये आप देख लिए, ये जो है 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीन से धूल हटाते समय हम किसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं? इसका कारण क्या है? ऑप्शन, विराम से जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है, गति का जड़त्व धूल को अलग करता है, झटका धूल तथा कालीन के बीच संसंजन बल से मुक्ति प्रदान करता है और धूल दूर हो जाता है। इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा पहला। क्या होता है? विराम से जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है विराम से, तथा कालीन में धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान की जाती है। ठीक, जब कालीन को अचानक झटका देते हैं तो कालीन गति की अवस्था में आ जाती है, लेकिन न्यूटन के प्रथम नियम से धूल का कण जड़त्व यानी इनर्शिया के कारण विराम की अवस्था में बने रहना चाहता है, जिसके कारण वे गति में आते ही धूल का कण जो है उससे अलग हो जाता है। ये जो है आरआरबी एग्ज़ाम गोरखपुर एएसएम पोस्ट के लिए 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है? ऑप्शन, आइंस्टाइन, आर्किमिडीज, गैलीलियो, न्यूटन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, न्यूटन। ये जो है आरआरबी जम्मू में 2006 में पूछा गया था सीसी पोस्ट के लिए। न्यूटन ने बताया कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी और यदि स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसको न्यूटन का स्थैतिक जड़त्व कहते हैं और प्रथम नियम कहलाता है। नेक्स्ट है 25 नंबर का, एक गतिशील बल में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह किस नियम का पालन करता है? ऑप्शन, न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, संवेग के नियम। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, न्यूटन का पहला नियम। और ये जो है आरआरबी अहमदाबाद में एएसएम एग्ज़ाम के लिए, स्टेशन मास्टर के एग्ज़ाम के लिए 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है, अतः अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का शरीर का वह भाग जो शरीर के संपर्क में होता है विरामावस्था को समाप्त कर लेता है, लेकिन उनका ऊपरी भाग अपनी गति को बनाए रखना चाहता है। इसलिए बस के रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ठीक, तो इसका प्रथम नियम होगा, आपको समझ में आ गया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व यानी इनर्शिया की व्याख्या करता है? इसको हमने अभी बहुत बार रिपीट किया है ये क्वेश्चन को। इसका पहला ऑप्शन सही होगा, प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। इसके अनुसार किसी वस्तु की स्थिति तथा दिशा में बिना किसी बाह्य बल के परिवर्तन नहीं हो सकता है।
इसका ये ऑप्शन सही होगा। और ये जो है 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है आरआरबी कोलकाता के द्वारा ईसीआरसी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता, ऑप्शन द्रव्यमान पर, वेग पर, आयतन पर, संवेग पर। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, द्रव्यमान पर रहता है। और ये जो है आरआरबी गोरखपुर टीसी एग्जाम में पूछा गया है 2008 में। जड़त्व सदैव द्रव्यमान के सीधे समानुपाती होता है। जड़त्व के अंतर्गत कोई वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहती है जब तक कि कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। इसका पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, गैलीलियो ने। जड़त्व का नियम का सर्वप्रथम किसने दिया? तो गैलीलियो ने दिया था। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया, बाद में न्यूटन ने जड़त्व पर विस्तृत नियम प्रतिपादित किया था। जड़त्व को इंग्लिश में इनर्शिया भी बोलते हैं। सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था। ठीक, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन एडिसन, न्यूटन, फेराडे, कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, न्यूटन। दोस्तों ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ये आरआरबी बेंगलोर में असिस्टेंट ड्राइवर के लिए 2003 में पूछा था और 2004 में पूछा था। और आरआरबी इलाहाबाद में भी पूछा था, 2009 में पूछा गया था। आरआरबी गोरखपुर टीसी एग्ज़ाम के लिए 2008 में पूछा था। आरआरबी इलाहाबाद में 2008 में, आरआरबी इलाहाबाद में सीसी एग्ज़ाम के लिए 2008 में फिर से पूछा गया था इलाहाबाद में। और 2011 में आरआरबी भोपाल में पूछा गया क्वेश्चन है। आरआरबी 2001 में भोपाल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कितना इम्पोर्टेंट है आप देख लीजिए, इसमें गलती नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक किसने किया था? ये सेम क्वेश्चन है, न्यूटन ही आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन आरआरबी बेंगलोर में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। टीए और सीसी पोस्ट के लिए न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, ये भी याद रखना है, न्यूटन का पुस्तक कौन सा है जिसमें ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा? प्रिंसिपिया पुस्तक में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। पदार्थ के दो कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, ये देखिए इसका रिलेशन हम बता रहे हैं, m1 और फोर्स बराबर m2 और फोर्स जो है 1/r²। यहाँ पे ये m1 और m2 क्या है? जहाँ पे m1 और m2 द्रव्यमान है, ये m1 और m2 द्रव्यमान है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। अगर हम इसको बोल देंगे m1 और ये हो गया m1 और ये हो गया m2, ये जो है डिस्टेंस हो गया r डिस्टेंस पे है। तो न्यूटन के अनुसार इसके बीच लगने वाला बल, आकर्षण बल क्या होगा? न्यूटन के द्वारा इस पे लगने वाला बल हो जाएगा F बराबर हो जाएगा m1 m2 डिवाइड बाय r²।
ये हो जाएगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ g एक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, मतलब वो चेंज नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण का वैल्यू कितना होता है, g का वैल्यू कितना होता है गुरुत्वाकर्षण का 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है, किसके बराबर होता है, न्यूटन के प्रथम नियम के, न्यूटन के द्वितीय नियम के, न्यूटन के तृतीय नियम के, इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें से कोई भी नहीं। ये जो है आरआरबी महेंद्रू घाट TS, ये एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है न्यूटन के द्वितीय तथा तृतीय नियम दोनों के योग से। न्यूटन का द्वितीय मतलब द्वितीय और तृतीय दोनों के योग से आता है रेखीय संवेग संरक्षण। अगर यहाँ पे दे देता न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम, तो हमें वही टिक करना था। इसमें ये दोनों सही नहीं है, ये दोनों को मिला के अगर चौथा ऑप्शन बनाता तो वो सही होता, न्यूटन का द्वितीय और तृतीय नियम दोनों। ठीक, रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी संवेग संरक्षण पर आधारित है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये जितना भी क्वेश्चन है हमने आपको आप तक पहुंचाया, उसका एक्सप्लेनेशन किया, आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी कहीं पे कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके बताइए, हम आपको बताएंगे। और इसी तरह रिपीट क्वेश्चन हम आगे भी बताएंगे। ये अभी फिजिक्स का सीरीज चालू है, इसके बाद केमिस्ट्री चालू करेंगे, फिर मैथ और फिर जनरल स्टडी जो हिस्ट्री सिविक्स हिस्ट्री वगैरह है वो सब भी हम बताएंगे। तो आरआरबी NTPC के लिए हमारे चैनल पे कंटिन्यू आप देखिए और नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपने फ्रेंड को शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।